नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम पुनः प्रस्तुत हैं आपके समक्ष हिंदी की एक अन्य कक्षा के साथ। आज कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत के अध्याय 8, जिसका शीर्षक उतरी स्वप्न परी हरी क्रांति है, उसके हम बचे हुए हिस्से को देखेंगे, पढ़ेंगे। यह एक रिपोर्टाज है। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। इसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रिपोर्टाज जिस समय यह लिखा जा रहा था उस समय हिंदी में एक नई विधा थी, संस्मरण और रिपोर्टाज। तो ये दोनों का इसमें पुट आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसमें हमने यह देखा था, पहले तो हमने रचनाकार के बारे में देखा था, उसके पश्चात हम देखते हैं कि रचनाकार यह शुरुआत करते हैं कोसी नदी से संबंधित बातों को लेकर, और यह बातें रखते हैं हमारे सामने कि कोसी कैसे उस पूरे इलाके को, जहाँ से कोसी नदी निकलती है यानी नेपाल की तराई से, और वहाँ से होती हुई अपने आसपास के ज़मीन को कैसे बालू से पूरा पाट देती है और वह एक तरह से अनुर्वर ज़मीन हो जाती है। और हमने पढ़ते पढ़ते यह भी देखा था कि इन्हें हमेशा इस बात का भय रहता था कि चूँकि प्रत्येक बाढ़ में इनका कोई ना कोई साथी, कुछ साथी इनके खो जाते थे, कुछ साथी की मृत्यु हो जाती थी, कुछ नदी में बह जाया करते थे। तो ऐसी स्थिति में उस पूरे इलाके, उस पूरे परिवेश में, गांव के माहौल में एक भय व्याप्त होता था कोसी नदी को लेकर। तो फिर हमने देखा था कि उसी में जनता जो पत्रिका थी, उस पत्रिका में इन्होंने एक रिपोर्टाज भी प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था डायन कोसी। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। आइए हम उसके आगे समझते हैं कि और इस पाठ में क्या कहा गया है। इस रिपोर्टाज ने मेरे दोस्तों को एक मसाला दिया, यानी जो यह शब्द इन्होंने कहा था उसमें, उस पत्रिका में, कि परती के दिन फिरेंगे, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल जाएंगे। तो ये जो शब्द थे, जिस बात से इन्होंने अंत किया था उस रिपोर्टाज का, तो वह इनके दोस्तों को एक मसाला के स्वरूप मिल गया था। वे अक्सर मुझे चिढ़ाने के लिए कहा करते, क्यों, आपके प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल गए क्या? जनाब, आपके सुनहले सपनों के अंडे कब फूटेंगे? सोने की चिड़ियाँ कब चहचहाएंगी? यानी इनके जो साथी थे वह एक प्रकार से इन पर कमेंट करते थे कि आपने जो कल्पना की है, आपने जो सुनहले सपने देखे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, क्या वो सारी चीज़ें हो गई या नहीं हुई हैं? चूँकि वहाँ के लोगों को यह विश्वास था कि कोसी को रोकना या उसको अपने वश में करना यह असंभव है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कल्पना हास्यास्पद लगती थी इनके साथियों को, और वह मजाक उड़ाया करते थे। आगे लिखते हैं कि मैं पहले थोड़ा अप्रतिभ हो जाता, फिर हंसकर दृढ़तापूर्वक जवाब देता, आज़ादी की पहली सुबह। आज़ादी के बाद इसी अंचल की पृष्ठभूमि में मेरा पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसका एक प्रमुख पात्र जो मलेरिया और कालाजार उन्मूलन में लगा हुआ है, यानी अपने एक उपन्यास की चर्चा कर रहे हैं कि उसका एक प्रमुख पात्र जो है उसी क्षेत्र का है, और वह मलेरिया और कालाजार उन्मूलन में लगा हुआ है। इसी इलाके से अपने एक प्रियजन को पत्र लिखता है वह पात्र जो है, और पत्र लिखता है तो उसमें क्या रहती है बातें कि यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की ज़िंदगी के सुनहरे सपनों और अधूरे अरमानों को बटोर कर यहाँ के प्राणियों के जीव कोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में अरुण तिमुर सुनकोसी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती कोसी कवलित भरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफ़ेद बालू भरे मैदानों में धानी रंग की जिंदगी की बेलें लग जाएंगी। मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी।
मोती जैसे सफ़ेद दांतों की दुधिया चमक। अब एक अपने उपन्यास का जिक्र कर रहे हैं, जिस उपन्यास का प्रमुख पात्र जो है वह मलेरिया और कालाजार उन्मूलन में लगा हुआ है, और वह जहाँ लगा हुआ है वहाँ से एक पत्र लिखता है अपने एक प्रियजन को, और उस पत्र में एक कल्पना करता है। वह कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि ऐसा समय आएगा जबकि कोसी को रोक दिया जाएगा, कोसी को नियंत्रित कर लिया जाएगा, और जब कोसी नियंत्रित हो जाएगी तो वह चारों तरफ जो बर्बादी फैलाती हुई जाती है और पूरी बालू से चारों तरफ धरती को भर देती है, उन जगहों पर बालू न होकर पूरे खेत लहलहाएंगे, मकई के खेत होंगे जिनमें अनेक प्रकार के खेतों में अनेक प्रकार के अनाज उपजेंगे। वहाँ जो महिलाएं हैं वहाँ खेतों में काम करेंगी और बिना बात के हंस देंगी। ये सारी कल्पनाएं उस पात्र की है, लेकिन कहीं ना कहीं यह पात्र फणीश्वर नाथ रेणु स्वयं को उसके रूप में स्थापित करते हैं और लिखते हैं। यह उपन्यास की भाषा है और उसमें एक बात कही गई है। और तब मेरे दोस्तों को मजाक करने के लिए धानी रंग, जिंदगी की बेल, मकई के खेत और दुधिया चमक जैसे कई शब्द मिल गए। जब ये उपन्यास लोग पाठकों तक आया तो ये सारे शब्द जो काल्पनिक शब्द हैं, यानी कि ऐसा ऐसा होगा, ये इन्होंने कहा था, उन शब्दों को लेकर दोस्तों के पास एक और मिल गया कि इन शब्दों के साथ अब मजाक करना शुरू कर दिया उन्होंने रेणु जी के साथ। समय असमय मेरे इन शब्दों के व्यंग बाण मुझे ही मर्माहत करने का अवसर वे नहीं खोते। यानी ये सारे शब्द जो इन्होंने उपन्यास में उस पात्र से कहलवाए थे, वो शब्द इन्हीं पर आते थे, इनके मित्र इन्हीं पर थोपते थे और पूछते थे कि क्या ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं हमेशा पूर्ववत हंसकर कभी आशा भरी कोई बहुत बड़ी बात अथवा किसी श्लोक या किसी पद्य की ऐसी ही पंक्ति कह देता, न रहो न निराश करो मन को। यह कविता की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, न रहो न निराश करो मन को। तो जब उस उपन्यास के लिखे हुए ऐसे शब्दों को मजाक स्वरूप इनके मित्र इन्हीं पर डालते थे, तो ये जो वाक्य है कविता की एक पंक्ति है, यह कह देते थे फणीश्वर नाथ रेणु कि न रहो न निराश करो मन को। इसीलिए जब सचमुच एक दिन कोसी योजना का आयोजन होने लगा, मैं अपने को जब्त नहीं रख सका। दूने उत्साह से अपना दूसरा उपन्यास परती परिकथा में हाथ लगा दिया। यानी जब कोसी परियोजना की बात चलने लगी कि कोसी पर एक बांध बनाया जाएगा, तो ये काफ़ी खुश हुए और उसके बाद इन्होंने दुगने उत्साह के साथ दूसरी उपन्यास जो इनकी थी परती परिकथा, उसमें इन्होंने हाथ लगा दिया। उपन्यास लिखने के दौरान पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या में लीव देवगणों को बार बार जाकर देखा था। मेरा नया तीर्थ बराह क्षेत्र, जहाँ आदमी लड़ रहे थे। बड़े बड़े टनेल में पहाड़ काटने वाले पहाड़ी जवानों से बातें करके धन्य हो जाता। यानी कोसी परियोजना में लगे हुए जो काम करने वाले लोग थे, उनसे यह मिलने जाते थे और वहाँ मिलकर जो इनकी उपन्यास थी परती परिकथा, उसके लिए और कुछ विषय वस्तु तलाशने के लिए वहाँ पहुँचते थे और उन लोगों से बात करते थे और बात करके यह धन्य हो जाते थे। उन लोगों को इन्होंने देवगण कह के परिभाषित किया है। अरुण तिमुर और सुनकोसी के संगम पर बैठकर पानी मापने वाले, सिल्ट की परीक्षा करने वाले विशेषज्ञ को श्रद्धा तथा भक्ति से प्रणाम करके लौट आता। हर बार नई आशा की रंगीन किरण लेकर लौटता। मेरा उपन्यास समाप्त हुआ, फिर प्रकाशित हुआ, किंतु उस समय कोसी प्रोजेक्ट परीक्षा निरीक्षा के स्तर पर ही चल रहा था। यानी अभी वो शुरू नहीं हुआ था। अभी ये चीज़ें चल रही थी कि वहाँ कैसे प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, उसके पहले कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, वो सारे परीक्षण चल रहे थे। अतः मेरे कृपालु मित्रों को इस बार मजाक का ही नहीं, बहस का भी विषय मिल गया। धूसर वीरान अंतहीन प्रांतर, पतिता भूमि, परती जमीन, बंध्या धरती, धरती नहीं धरती की लाश, जिस पर कफन की तरह फैली हुई बालूचरों की पंक्तियाँ। परती परिकथा का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से हुआ। यानी कि परती परिकथा जो उपन्यास है, उस उपन्यास की शुरुआत जो इन्होंने की थी वह इन शब्दों में की थी। आप अपने पुस्तक में पढ़ेंगे इसको। और अंत हुआ है इन पंक्तियों से। और जो उस उपन्यास का अंत हुआ है उसे आप देखें कि पर्दे पर धीरे धीरे बादामी छाया छाई जाती है,
वीरान धरती का रंग बदल रहा है धीरे धीरे, हरा, लाल, पीला, बैंगनी, हरे भरे खेत, परती पर रंग की लहरें। बांसुरी रंगों को सुर प्रदान कर रही है। अमृत हास्य परती पर अंकित हो रहा। आसन्न प्रसवा परती हंसकर करवट लेती है। आसन्न प्रसवा शब्द का अर्थ होता है यानी जिसका प्रसव अभी तुरंत होने वाला है। तो अंत किन पंक्तियों से हुआ है इसको हम फिर से देखेंगे। पर्दे पर धीरे धीरे बादामी छाया छा जाती है। वीरान धरती का रंग बदल रहा है धीरे धीरे, हरा, लाल, पीला, बैंगनी, हरे भरे खेत, परती पर रंग की लहरें बांसुरी रंगों को सुर प्रदान कर रही हैं। अमृत हास्य परती पर अंकित हो रहा है। आसन्न प्रसवा परती हंसकर करवट लेती है। बाद में मुझे भी लगा कि मैंने अतिरिक्त उत्साह में संभवतः बहुत बढ़ चढ़कर बातें कह दी हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई थी, मित्रों की बातें मेरे कानों के पास रह रह कर गूंज जाती। भाई साहब, कागज़ पर रंग की लहरें लहराना और अमृत हास्य अंकित करना बहुत आसान है, परती पर नहीं। यानी कि कागज़ों पर ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो बनना आसान है, लेकिन वास्तव में उन प्रोजेक्ट का बनना ये बहुत मुश्किल होता है। इनके मित्र इनको कहा करते थे। अभी कोर्स प्रोजेक्ट का कभी नहीं शुरू हुआ और आप हरे भरे खेत देखने लग गए। सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली सूझती है। यानी कि एक ये मुहावरा है, आप बहुत प्रचलित है कि सावन के अंधे को, यानी ऐसा व्यक्ति जो सावन में अंधा हुआ हो उसे हमेशा सावन ही दिखाई देता है, क्योंकि जिस समय उसकी आंखें गई वह सावन था, हरा भरा पूरा माहौल था। तो ऐसी स्थिति में उसको हर मौसम सावन ही लगता है। तो लिखा हुआ है आगे कि सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली सूझती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि डैम बनाने के बावजूद इस परती धरती को सींच कर भी खेती संभव नहीं हो। तब आपकी करवट लेती इस आसन्न प्रसवा धरती के स्वप्न का क्या होगा? आपके वे सपने मिट्टी में बिखरे ही बिखरे रह जाएंगे। ये सारे जो व्यंग्यबाण हैं इनके मित्र इन पर चलाया करते थे। किंतु इन सारी निराशा वाणियों के बावजूद अंततः मेरे मन के कोने में प्रतिष्ठित दृढ़ विश्वास का स्वर कवि चंडीदास के सुर में मुखरित होता। कवि चंडीदास की चर्चा इन्होंने की है और उसके एक श्लोक को इन्होंने लिखा है। क्या है? सुन रे मानिस भाई, अर्थात सुनो हे मनुष्य भाइयों, सबरी ऊपर मानुष सत्य, तार ऊपर कुछ किछु नाय। यानी कि सबके ऊपर मनुष्य ही सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। यानी मनुष्य अगर चाह ले तो कुछ भी संभव है। यह मनुष्य की शक्ति को चरितार्थ करती हुई ये उक्ति है जो कवि चंडीदास के द्वारा लिखित है। और यह इनके मन में अचानक चलता था, ये पंक्ति चलती थी कि सुन रे मानिस भाई, सबरी ऊपर मानुष सत्य, तार ऊपर किछु न आए। ये चंडीदास की पंक्ति चलती थी उनके मन में। 3 साल पहले की बात है। गांव पहुंचकर एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। हमारे गांव का एक कर्मठ आदमी 10-12 साल पहले गांव छोड़कर पूरब मुल्क बंगाल की ओर कमाने गया। अब देखें, ये शब्द जो है मुल्क, ये मुल्क शब्द है, लेकिन आंचलिकता में इसे मुल्क कहा जाता था। तो आंचलिक शब्दों का प्रयोग इस तरह से फणीश्वरनाथ रेणु करते हैं ताकि पाठक आसानी से उससे परिचित हो सके और उसको पढ़ने में एक असीम आनंद की अनुभूति हो। हमारे गांव का एक कर्मठ आदमी 10-12 साल पहले गांव छोड़कर पूरब मुल्क बंगाल की ओर कमाने गया। पहले तो वह छठे छमाहे होली दिवाली में गांव आता भी था, लेकिन पिछले 8 साल से वह गांव नहीं आया था, उधर ही बस गया था। गांव में 1-1.5 बीघा जमीन थी, उसी को बेचने के लिए वह 8 साल बाद आया था। स्टेशन पर उतरकर उसने अपने गांव को पगडंडी पकड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने गांव की ओर निगाह दौड़ाई। विशाल परती के उस छोर पर उसका गांव, लेकिन यह क्या, यहां परती कहाँ है? उसे लगा वह रास्ता भूलकर दूसरी ओर आ गया है। जहां तक नजर जाती है धान के खेत लहरा रहे हैं, चारों ओर हरियाली, नहर, आहर, पैन, पुलिया और बांध। यह कहाँ आ गया वह? उसको विश्वास हो गया कि वह नींद में ऊँघता हुआ किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया है। वह स्टेशन लौट गया और चिंतित होकर पूछने लगा कि क्या यह वही स्टेशन है? यानी कि
तो उसका गांव कहाँ चला गया, किधर चला गया? तो ये 3 साल पहले की बात याद करते हैं कि एक व्यक्ति है इनके गांव का जो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, जब गांव में पूरा संभव नहीं हो सका इनकी जीवन यापन करनी इनकी, तो यह चला गया अपने गांव के बाहर, यानी बंगाल चला गया कमाने के लिए। बीच बीच में वह आता रहता था गांव, किसी यानी कभी होली में, कभी दिवाली में, ऐसे योजनाओं पर वह आता रहता था, पूजा उत्सवों में वह आया करता था। लेकिन पिछले 8 सालों से वह गांव नहीं आया था। और गांव नहीं आया था तो जब 8 साल बाद, और गांव में उसकी 1.5 बीघा ज़मीन थी, तो उसे लगा कि जब वह वहीं बस गया है, बंगाल में ही बस गया था, कई सालों से नहीं आया था, सारे लोग वहीं रहते थे, उसने सोचा कि गांव की जो 1.5 बीघा ज़मीन है उसको बेच दिया जाए, वहाँ बेकार पड़ी हुई है। तो वह आता है, स्टेशन पर उतरता है और स्टेशन पर उतरकर अपने गांव की ओर जाता है। तो उसे 8 साल पहले की बात याद रहती है कि पूरा परती होगा, चारों तरफ परती ही परती भूमि दिखाई देगी। लेकिन जब वह स्टेशन से अपने गांव के रास्ते की ओर बढ़ता है तो वह देखता है कि चारों तरफ धान लहलहा रहे हैं, चारों ओर हरियाली है, नहर है, आहर है, पैन, पुलिया, बांध, ये सारी चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। उसे भ्रम हो जाता है कि वह कहाँ आ गया है, क्योंकि उसके गांव में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। उसके गांव में तो केवल बालू ही बालू चारों ओर दिखाई पड़ते थे। ये खेती कहाँ से संभव है उसके पास, उसके गांव में? तो ऐसी स्थिति में वह सशंकित हो जाता है कि वह कहीं गलत जगह तो नहीं उतर गया, और चिंतित होकर वह फिर स्टेशन लौट जाता है और वह पूछने लगता है कि क्या ये वही स्टेशन है जहाँ वह उतरना चाहता था? तो अगर वही स्टेशन है तो उसका गाँव कहाँ चला गया, किधर चला गया? इसीलिए गांव के लड़कों ने इस आदमी का नया नाम दे दिया है, सुदामा। उसको देखते ही लोग गुनगुनाने लगते हैं, सुदामा मंदिर देखी डरियो। अब स्थिति ऐसी है कि यह व्यक्ति यहाँ आकर हतप्रभ है, जिसने 8 साल पूर्व यहाँ देखा था चारों ओर बालू, रेत ही रेत, बंजर जमीन। वहाँ यह देख क्या रहा है? धान के लहलहाते खेत, चारों ओर हरियाली, पुलिया, अहरा, नदी पर बने हुए बांध, ये सारी चीज़ें देख रहा है, नहर है। तो यह इतना व्याकुल हो गया है, इसे पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ आ गया है। और ऐसी स्थिति में वो बार बार पूछ रहा है कि ये कौन सा गांव है, क्या ये वही गांव है जहाँ मैं आना चाह रहा था, यानी मेरा ही गांव है, या कहीं और मैं आ गया हूँ? ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के लड़के थे, इसका नया नाम रख देते हैं, सुदामा। अब सुदामा नाम क्यों रखा गया है, तो मैं आपके लिए एक गृह कार्य के तौर पर मैं देता हूँ कि कक्षा 8 की हमारी बिहार की पाठ्यपुस्तक में, हिंदी की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ है, सुदामा चरित, नरोत्तम दास द्वारा रचित। आप उसे पढ़ें। आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी अंतिम पंक्तियों में इसी प्रकार की विषय वस्तु आपको देखने को मिलेगी कि जब सुदामा जाते हैं कृष्ण के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, जो उनके मित्र होते हैं, और वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर वह जिस कारण से जाते हैं, जिस वजह से जाते हैं, वो करते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, कुछ मदद मांगने जाते हैं। और कुछ दिन रहने के पश्चात वह अपने गांव की ओर लौट जाते हैं और गांव जाते हैं, और गांव जाकर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि इस बीच जब तक वह वृंदावन या जहाँ थे भगवान श्री कृष्ण के पास, वहाँ जब तक वह थे, उस दौरान उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनके गांव का और उनके घर की पूरी संरचना ही बदल दी थी। पूरे नए महल बन गए थे उनके झोपड़ी के जगह पे। तो वही स्थिति चूंकि इस व्यक्ति की हो गई थी, यही कारण है कि गांव के लोग उसे एक नया नाम दे चुके थे, सुदामा। अतः उसका नाम सुदामा प्रचलित हो गया था उस व्यक्ति का। सो गांव को हमेशा छोड़कर पूरब मुल्क बंगाल में बस जाने वाले सुदामा जी ने तब जमीन बेचने का इरादा बदल दिया। बंगाल में बसे परिवार को उठाकर फिर गांव ले आए। पिछली बार 1.5 बीघा जमीन में 30 मन लार्मा रोजा मैक्सिकन गेहूं पैदा करने के बाद संकर मकई, और मकई के बाद IR8 धान, ये सारे अनाज के नाम हैं जो वहाँ हुए थे। इस अभिनव सुदामा चरित के बाद इस अंचल की प्रगति और परिवर्तन के बारे में और क्या कहा जाए। जिस धरती पर कभी दूब भी हरी नहीं होती थी, दूब यानी कि दूब जिसको हम कहते, छोटे छोटा एकदम घास जिसको हम कहते हैं, घास भी नहीं होती थी, वहाँ धान और गेहूं की बालियां झूमती हैं। नहरों के जाल बिछ गए हैं। परती का चप्पा चप्पा हंस रहा है।
सिंचाई, रासायनिक खाद और उन्नत बीज की महिमा से बंध्या धरती अन्नपूर्णा ही नहीं परिपूर्णा हो गई है। यानी जो जगह, जो स्थान अब तक पूरी तरह से बंजर था, जो धरती जहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं था, और वह नदी जो सबको लील ले जाती थी अपने साथ, कई लोग उसमें बह गए, कई लोगों का घर नष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में उन जगहों पर जहाँ की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि घास हो सकती है, उन जगहों पर अभी स्थिति ये है कि धान के खेत लहलहा रहे हैं। उसी खेत में जिसको यह बेचना चाहता था, उस गांव का आदमी जिसका नाम गांव वालों ने सुदामा रख दिया है, उसने कई प्रकार की फसलों को उपजाया और चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, नहर के जाल बिछे हुए हैं। यह कोसी परियोजना का ही प्रभाव है। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये बंध्या धरती, जो बंध्या जिसको हम आंचलिक भाषा में बांझ कहते हैं, वह धरती अन्नपूर्णा ही नहीं बल्कि परिपूर्णा यानी सभी को पूर्ण करने वाली बन गई। जिस दिन हमारे खलिहान पर गेहूं की पहली फसल कटकर आई, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मैंने बालियों को सिर से छुलाकर मूल मंत्र का जाप किया। यानी ये अपनी बता रहे हैं बात, गेहूं की पहली फसल जब कटकर आया तो ये काफ़ी खुश हुए, रोम रोम इनका पुलकित हो गया। इन्होंने बालियों को लिया, अपने सर से छुआया और मंत्र का जाप किया। फिर अपने दोनों उपन्यासों की निजी प्रतियां निकाल लाया और उनके अंतिम पृष्ठों पर लिख दिया। क्या लिखा इन्होंने? लाखों एकड़ कोसी कवलित मरी हुई मिट्टी सस्य से आंवला हो उठी, यानी हरी भरी हो उठी। मरी हुई मिट्टी, कफन जैसे सफेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी की बेलें लग गई। मकई के खेतों में घास गढ़ती औरतें सचमुच बेवजह हंस पड़ती हैं। यानी जैसा हमने पाठ के शुरुआत में ही देखा था कि यह कल्पना कर रहे होते हैं कि यह पूरी धरती लहलहा रही है अनाज के पौधों से और मकई काटती हुई महिलाएं हंस रही हैं। ये विचार इनके थे। ये कल्पना जो थी वह कल्पना सच हो रही है। आज सच में मकई के खेतों में जो घास गढ़ रही औरतें हैं वो सचमुच बेवजह हंस पड़ती हैं, किसी किसी बात पे आपस में बात करके। सारी धरती मानो इंद्रधनुषी हो गई हो। दिन फिरे हैं किसानों के खेतों में, ट्रैक्टर चल रहे हैं। सब मिलाकर एक स्वप्न लोक की सृष्टि साकार हो गई है। चारों ओर अमृत हास्य। एक हरी क्रांति अपनी पहली मंजिल पर पहुंचकर सफल हो गई है। सपने सच भी होते हैं और अपने भी। जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं। यानी यह उन लोगों को अब एक तरह से व्यंग्यवाण उन पर चला रहे हैं कि जो इनका मजाक उड़ाया करते थे, अगर उन्हें विश्वास नहीं है कि सपने सच भी होते हैं और अपने भी होते हैं तो वह आएँ और आकर यहाँ एक बार देख लें। जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं और फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि यह पाठ जो रिपोर्टाज विधा मानी जाती है, इसमें रेणु जी अपने बचपन को याद करते हुए कि कोसी से किस तरह उन्हें कष्ट हुआ और उस पूरे समाज, ग्रामीण परिवेश जो उस कोसी से प्रभावित था, उसकी स्थिति की इन्होंने चर्चा की। फिर अपनी कल्पना की चर्चा की कि कैसे इन्होंने एक ख्वाब देखा था, सोचा था कि कैसे पूरे खेत लहलहाएंगे। ये सारी चीज़ें काल्पनिक बातों से बात शुरू करते हुए और अंत में कोसी परियोजना जब वो उस पर बांध बना और अनेक प्रकार के नहर उससे निकाले गए, तो वही ज़मीन जिस पे चारों ओर बालू ही बालू और परती धरती जो थी, बंध्या धरती जो थी, उसी धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई। और जो कल्पना यह कर रहे थे कि मकई में घास काटती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ती हैं, वो हंसती रहती हैं, हंसती हैं। वहाँ के लोग जो दूसरी जगह जाकर बस गए थे वह वापस आ गए हैं और उन्हीं खेतों में काम कर रहे हैं और सभी लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन लेखक यह भी कहते हैं कि यह शुरुआत है, यह अंत नहीं है, अभी हमें और आगे जाना है और यह धरती
इसी प्रकार से हंसती और मुस्कुराती रहे। तो हमने पाठ को देखा है। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न अभ्यास को भी देखेंगे। आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखें। हम मिलेंगे आपसे फिर अगले कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।